भारत में असमानता, इसको लेकर काफी मतलब एक धारणा सी है कि ये बहुत ज्यादा है। हाँ, और शायद बढ़ती जा रही है, ऐसा लोग सोचते हैं अक्सर। बिल्कुल। लेकिन अभी हाल में वो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2025 में। हाँ हाँ, मैंने पढ़ी है। वो कुछ मतलब बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। कह रही है कि अत्यधिक गरीबी तो भाई लगभग खत्म है भारत में। जी। और उपभोग की जो असमानता है, मतलब खर्च करने में जो फर्क है लोगों के बीच, वो कम हुआ है। हाँ, तो आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास एक लेख है, भारत की घटती असमानता, एक नया दृष्टिकोण। अच्छा। ये विश्व बैंक के नतीजों और उनके आधार, वो जो HCES सर्वे है 2022-23 का, उस पर बात करता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाँ। तो आज देखते हैं कि ये दावे कितने सही हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। वो एक MMRP पद्धति की बात भी है इसमें। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो उपभोग बनाम आय वाली बहस है, उसमें क्या मुख्य बातें हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विश्व बैंक के मुख्य नतीजे क्या हैं? एक तो अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म। जी। दूसरा, उपभोग असमानता वो काफी कम हुई है। वो गिनी गुणांक होता है ना। हाँ, गिनी कोएफिशिएंट। हाँ, वो 2011-12 में 28.8 था, अब 2022-23 में 25.5 रह गया है। ये तो काफी कमी है। और तीसरा, रिपोर्ट कहती है कि उपभोग के हिसाब से भारत दुनिया के सबसे कम असमान देशों में से एक है। हाँ, ये आंकड़े HCES 2022-23 सर्वे से हैं। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, MMRP पद्धति। हाँ, ये क्या है? देखिए, ये मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है। मतलब पहले जैसे पूछते थे लोगों से कि पिछले 30 दिन में क्या खर्च किया, अब कुछ चीजों के लिए 7 दिन, कुछ के लिए 30 दिन, कुछ के लिए साल भर का पूछते हैं। अच्छा। माना जाता है कि इससे लोगों को याद रखना आसान होता है और आंकड़े ज्यादा सटीक आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही तरीका बेहतर मानते हैं। तो ये एक सुधार है। ठीक है। हाँ, एक बात जरूर उठती है कि भाई ये सर्वे बहुत अमीर लोगों का खर्च शायद ठीक से न पकड़ पाते हो। ये बात कुछ हद तक सही है, पर यह दिक्कत दुनिया भर के सर्वे में होती है, सिर्फ भारत में नहीं। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि अगर हम सिर्फ नीचे के 95% लोगों को भी देखें जिनका डेटा सर्वे अच्छे से पकड़ता है, तब भी 2011-12 से 2022-23 के बीच उपभोग असमानता साफ तौर पर घटी है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ऊपर के लोगों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है ना? नहीं। मतलब आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क दिख रहा है इन आंकड़ों से? हाँ हाँ, बिल्कुल। HSCS डेटा ये भी दिखाता है, जैसे खान पान, लोगों का खान पान बेहतर हुआ है। जैसे प्रति व्यक्ति दूध का इस्तेमाल करीब 45% बढ़ा है, अंडे 63%, फल, सब्जियां, प्रोटीन वाली चीजें सब बढ़ी हैं। वाह। और अनाज पर निर्भरता कम हुई है, और ये सबसे गरीब 20% लोगों में भी दिख रहा है। और ध्यान दीजिए, ये सरकारी मुफ्त अनाज या कैश ट्रांसफर के असर को हटाकर है। अच्छा, उनके बिना भी सुधार है। जी। और गांव देहात में? हाँ, ग्रामीण भारत में भी बड़े बदलाव हैं। जैसे ताजे फल खाने वाले गांव के परिवार 2011-12 में करीब 64% थे, 2023 में 90% हो गए। अरे वाह, 90%। हाँ, पक्के घर बड़े हैं, पक्की सड़कें बनी हैं, सरकारी योजनाओं का भी असर है इसमें। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प आंकड़ा सुनिए, सबसे गरीब 20% परिवार जो हैं, उनमें स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसी गाड़ी रखने का प्रतिशत 2011-12 में सिर्फ 6% था। बस 6%। हाँ, अब वो 40% से ज्यादा हो गया है। क्या बात है। 6 से 40? जी। इससे शायद रोजगार के लिए आसपास के शहरों में आना जाना आसान हुआ होगा, रोज रोज का पलायन कम हुआ होगा। सही बात है। और गरीबी, वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के हिसाब से? हाँ, वो जो $3 प्रतिदिन वाली रेखा है, उसके हिसाब से देखें तो 2011 से 2023 के बीच करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। 27 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। तो ये तो हुई खर्च यानी उपभोग की बात, लेकिन वो आय समानता का क्या, उस पर ज्यादा बहस होती है। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा मामला है। पहली बात तो ये कि भारत में उपभोग सर्वे तो होते हैं, पर आय का नियमित सरकारी सर्वे होता नहीं है। अच्छा, आय का डेटा नहीं है हमारे पास उतना। अच्छा। नियमित रूप से नहीं है। तो कई विश्लेषण, जैसे वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब वाले करते हैं। हाँ, उनका नाम सुना है। वो टैक्स डेटा और कुछ मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। अच्छा। और उनके अनुमानों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे वो ऊपर की आय के लिए तो टैक्स डेटा लेते हैं,
पर बाकी की बड़ी आबादी के लिए आय और खर्च का एक ऐसा रिश्ता मान लेते हैं कि करीब 70-80% परिवार अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हुए दिखते हैं। हैं? आय से ज्यादा खर्च? ये कैसे हो सकता है लगातार? हाँ, यही सवाल है। तो उसका नतीजा ये होता है कि नीचे के 80% लोगों की आय शायद कम दिखती है और ऊपर वालों का हिस्सा ज्यादा। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है। अगर हम WIL के ही आंकड़ों को देखें, उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी, हाँ, तो 2017 से 2022 के बीच उनके हिसाब से भी आय असमानता बढ़ी नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? नीचे के 50% का हिस्सा 13.9% से बढ़कर 15% हुआ है और टॉप 10% का हिस्सा 58.8% से घटकर 57.7% हुआ है। अरे, टॉप 1% का हिस्सा बस 0.3% बढ़ा है, जो शायद बेहतर टैक्स रिपोर्टिंग की वजह से भी हो सकता है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। मतलब उनके अपने डेटा में भी बढ़ोतरी नहीं दिख रही हाल के सालों में। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और बात है। क्या? टैक्स पूर्व और टैक्स पश्चात आय का फर्क। WIL जैसे अनुमान टैक्स लगने से पहले की आय देखते हैं। हाँ। पर असल में लोगों के लिए क्या मायने रखता है? वो पैसा जो टैक्स देने और सरकारी मदद मिलने के बाद हाथ में आता है ना? हाँ बिल्कुल, जो खर्च कर सकते हैं। सही। अब देखिए, आतरण वर्ष 2023-24 में भारत के टॉप 1% टैक्स देने वालों ने कुल इनकम टैक्स का लगभग 73% चुकाया। 73%? सिर्फ 1% लोगों ने? जी हाँ। तो टैक्स के बाद उनकी आय असल में काफी कम हो जाती है। और दूसरी तरफ जो गरीब तबके हैं, उन्हें सरकार से काफी मदद मिलती है, सब्सिडी, कैश ट्रांसफर वगैरह। ये GDP का 8% से ज्यादा है। अच्छा। तो ये उनकी असल खर्च करने की ताकत को बढ़ा देता है। तो जब आप टैक्स और सरकारी मदद दोनों का असर देखते हैं, हाँ, तो ये बहुत मुमकिन है कि असल में आय असमानता भी हाल के सालों में घटी हो, बड़ी ना हो। वाह। तो मतलब जो आम धारणा है उसके बिल्कुल उलट तस्वीर बन सकती है अगर हम टैक्स और सब्सिडी का असर देखें। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि हाँ, चुनौतियां तो हैं अभी भी, जैसे अच्छी क्वालिटी की हेल्थ और एजुकेशन सब तक पहुंचाना। हाँ, वो बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन भारत की कहानी अब सिर्फ गरीबी और असमानता की नहीं रह गई है। ये प्रगति की, लोगों की बढ़ती उम्मीदों की कहानी भी बन रही है। कम से कम उपभोग के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में यही है कि जो सबूत हमारे पास हैं वो दिखा रहे हैं कि उपभोग असमानता तो साफ तौर पर कम हुई है। और अगर हम टैक्स और सरकारी मदद के बाद की आय देखें तो शायद आय असमानता भी कम हुई हो। ये उस आम सोच से काफी अलग है जो फैली हुई है। सही बात। निचले तबकों के जीवन स्तर में असल में ठोस सुधार दिख रहे हैं। तो चलते चलते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी ठीक है, मान लिया कि आज का उपभोग और शायद आय का अंतर कम हो रहा है, लेकिन भविष्य की जो अवसर है, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, उन तक पहुंच में जो असमानता है, हाँ, वो एक अहम मुद्दा है। वो भारत के असमानता के नज़ारे को लंबे समय में कैसे शक्ल देगी? क्या सिर्फ आज का उपभोग का अंतर कम होना काफी है, अगर कल के मौकों का अंतर बना रहता है? सोचने वाली बात है बिल्कुल।